तो स्टूडेंट्स आज हमारा 9th क्लास की जो फिज़िक्स है उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो सेंटर ऑफ मास के बारे में है। इसमें आप देखें कि आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है 4.16, इसमें आपको दो स्फेरिकल बॉल्स नज़र आ रही हैं और दोनों आपस में एक रॉड के ज़रिए कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि सेंटर ऑफ मास जो है जिस साइड पे हैवियर बॉडी होगी सेंटर ऑफ मास जो है उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों बॉल जो है वो सेम मास की होती और दोनों का साइज़ जो है वो सेम होता तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इनके रॉड के तकरीबन सेंटर में होता। लेकिन अब ये बॉल जो बी है वो हैवियर है और जो बॉल ए है वो लाइटर है, तो सेंटर ऑफ मास जो है शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द बॉल बी। ठीक है, क्योंकि इसमें इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो सेंटर बी पे तकरीबन तकरीबन सेंटर बी पे कन्फाइंड है, सेंटर बी पे महदूद है। ए का मास जो है बी के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए जो है सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का था वो पहले सेंटर में था। अगर ये दोनों बॉल जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द बॉल बी। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के अंडर उसके अंदर कोई टार्क पैदा नहीं होता। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है वो घूमेगी नहीं। जैसे हमने इन्हीं दोनों बॉल्स को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में हमने देख रहे हैं यहाँ पे 4.17 फिगर के अंदर। इसमें आप देखें कि इनमें से कोई सा भी हम पॉइंट लेते हैं जो कि तकरीबन दरमियान में है, तो दरमियान में नहीं है बल्कि टुवर्ड्स लार्जर मास है, तो इनके ऊपर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है इस फोर्स के अंडर जस्ट मूव कर रही है, एफ के अंदर इस फोर्स के अंदर अंडर एक्सलेशन पैदा हो रहा है, लेकिन ये बॉडी जो है सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा रोटेट नहीं कर रहा। इन पॉइंट्स के अलावा ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये फोर्स लग रही है और सिस्टम जो है रोटेट नहीं कर रहा, इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। इन पॉइंट्स के अलावा जो है कोई और पॉइंट हो, अगर हम लाइटर बॉडी जो है उसकी तरफ हम फोर्स लगाते हैं या जो हैवियर बॉडी है उसकी तरफ हम फोर्स लगाते हैं, दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो सिस्टम को रोटेट करवा रही है। यहाँ पे देखें नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट। सिस्टम आगे भी मूव करेगा और साथ रोटेट भी करेगा, घूमेगा भी सही। सिमिलरली अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नियर द हैवियर पार्टिकल तो उस केस में भी सिस्टम जो है वो मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें जहाँ पे फोर्स एफ एक्ट कर रही है और सिस्टम जो है रोटेट नहीं कर रहा, वही सेंटर ऑफ मास है। तो इस फोर्स के अंदर जो है बॉडी के अंदर कोई रोटेशन या कोई टार्क जो है पैदा नहीं होगा, जस्ट बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक सेंटर ऑफ मास का जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कौन सा पॉइंट होता है। आप जानते हैं कि एक बॉडी जो है वो डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये बॉडी जो 4.20 फिगर है उसके अंदर आपको एक बॉडी नज़र आ रही है। इसमें आप देखें कि इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को अर्थ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंटर, जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ वो अर्थ जो है उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है और उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो तमाम पार्टिकल्स के ऊपर जो वेट फोर्स लग रही होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी और एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो इन तमाम पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो एक सिंगल फोर्स होगी जो कि इस बॉडी के तकरीबन तकरीबन सेंटर पे एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो वो जो सिंगल फोर्स है जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है वो पॉइंट जो है जिसके ऊपर पूरी बॉडी का वेट जो है वो होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। A point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity. एक्चुअली तो हर पॉइंट के ऊपर वेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन उन तमाम पैरेलल फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एक सिंगल फोर्स होगी जो कि एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी। तो जिस पॉइंट पे वो सिंगल फोर्स यानी कि वेट फोर्स जो है इस बॉडी की वो जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही होगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट, जैसे अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक हमारे पास एक सिमेट्रिकल ये रॉड बना हुआ है। इसमें आप देखें कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तकरीबन, क्योंकि इसकी होल जो मास है थ्रू आउट इट्स लेंथ ये यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कहीं पे मास जो है, कहीं पे जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा हो, कहीं पे जो विड्थ है वो कम हो, या कहीं मास ज़्यादा हो कहीं मास कम हो, बल्कि इसकी मास और जो इसकी विड्थ है वो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म है। तो इसका जो मास होगा वो तकरीबन सेंटर में बन रहा होगा। तो सेंट्रल पॉइंट जो है इसका जहाँ पे जी लिखा हुआ है इसके ऊपर ब्लैक कलर का एरो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ और भी शेप्स हैं, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें डिफरेंट आपको शेप्स जो है नज़र आ रही हैं। स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, रिंग है, ट्राइंगल है।
तो इसमें आप देखें कि जो ये वाला स्क्वायर है इसकी इसका जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो इसके डायगोनल्स हैं जिस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चारों कोनों से जो डायगोनल्स आ रहे हैं जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सिमिलरली जो इसका रेक्टेंगल है ये वाला, इसमें भी आप देखेंगे चारों कोनों से जो इसके डायगोनल्स आ रहे हैं जिस पॉइंट पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट जो है जिसको हम जी से शो कर रहे हैं, जी वाला पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक सर्कल जो है इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंटर जो होता है उसका वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सिमिलरली जो रिंग है उसका भी सेंट्रल पॉइंट जो है सेंटर, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक सिलेंडर जो है उसके जो एक्सिस के ऊपर सेंट्रल पॉइंट होगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और सिमिलरली जो इसके एक ट्राइंगल है उसके जो मीडियंस हैं उसके वो जिन पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इनका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इनका फाइंड कर सकते हैं। एक ट्राइंगल है इसके आप मीडियन ड्रा करें, ठीक है। मीडियन जो है वो साइड का, इन साइड्स का भी हाफ है और ये इनके कॉर्नर से इसके अपोजिट कॉर्नर से साइड के ऊपर वर्टिकल उसके परपेंडिकुलरली जो है वो फॉल कर रहा है। तो वो जो लाइन होगी वो मीडियन होगी, जिस पॉइंट के ऊपर मीडियन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट जो उसको होगा इसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये तो रेगुलर शेप्स थी आपने देखी हैं जो। अब हम इरेगुलर शेप की बात करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एक इरेगुलर शेप की, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि ये एक कार्डबोर्ड है, इसकी इरेगुलर शेप है, कोई इसकी फिक्स या रेगुलर शेप नहीं है। तो इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं कि इसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने प्लम्ब लाइन जो है वो अक्सर देखी होगी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। तो जो प्लम्बर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके पास होती है प्लम्ब लाइन। ये एक्चुअली क्या होती है, एक स्मॉल मेटल बॉब होती है, उसके साथ एक स्ट्रिंग जो है लगी होती है। बॉब जो है वो किसी भी मेटल की, सपोज लेड की या ब्रास की बनी होती है, उसके साथ एक स्ट्रिंग के लगी होती है। स्ट्रिंग के ज़रिए उस बॉब को उस हम जो है इजीली हैंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इस बॉब को फ्रीली स्ट्रिंग के ज़रिए हैंग करते हैं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपने वेट की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हैंग हो जाती है और ये रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। आपने देखा कि ये कार्डबोर्ड है हमारे पास, इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर होल्स किए। सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, तो हमने डिफरेंट 3 या 4 पॉइंट्स के ऊपर हम जो है इनके ऊपर होल्स करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें हमने एक दीवार के अंदर एक नेल जो है जिसे हम कील कहते हैं, कील एक लगा के दीवार के ऊपर हमने उस नेल के अंदर जो है कार्डबोर्ड को हमने अटैच किया और उसको हमने फ्रीली हैंग कर दिया। मतलब पॉइंट ए के जो है फ्रीली जो है वो ऑसिलेट कर सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है। और उसी पॉइंट ए के जो हमने कील लगाया है उसके साथ हमने प्लम्ब लाइन जो है वो हमने अटैच करके प्लम्ब लाइन को हमने फ्रीली छोड़ दिया। अब इस कार्डबोर्ड को भी और इस प्लम्ब लाइन को भी हमने जो है रेस्ट पे आने देना है। अब हम क्या करेंगे कि प्लम्ब लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जो है हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस कार्डबोर्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉइंट ए के वर्टिकली डाउनवर्ड है, पॉइंट ए के नीचे जो है किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लम्ब लाइन है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। तो प्लम्ब लाइन के अलॉन्ग बिल्कुल इसके नीचे वाली डायरेक्शन, नीचे वाली बिल्कुल नीचे जो है इसकी हम एक वर्टिकल लाइन जो है पेंसिल की मदद से हम कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रा करेंगे। सिमिलरली हमने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, उस कार्डबोर्ड को पॉइंट बी से हैंग करेंगे और प्लम्ब लाइन को भी पॉइंट बी से हैंग करेंगे और दोबारा से हमने एक लाइन जो है वो वर्टिकली प्लम्ब लाइन के स्ट्रिंग के नीचे हमने एक वर्टिकल लाइन जो है ड्रा करनी है उसके साथ साथ स्ट्रिंग के। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए से लाइन आ रही है और पॉइंट बी से लाइन आ रही है, दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। सिमिलरली हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। इस कार्डबोर्ड को पॉइंट सी से हमने उस नेल के अंदर पॉइंट सी से हमने इसको हैंग किया और जो प्लम्ब लाइन है उसको भी हमने पॉइंट सी से हैंग किया। तो अगेन जो है जो प्लम्ब लाइन है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही होगी, तो हमने इसके नीचे स्ट्रिंग के साथ जो है हमने एक और लाइन ड्रा की और ये तीनों लाइनें जो है जो पॉइंट ए से आ रही हैं, पॉइंट बी से आ रही हैं, पॉइंट सी से आ रही हैं, वो एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने वो पॉइंट नोट करना है, इस पॉइंट को हम जी से शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जी है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस तरीके से हमने इजीली जो है हमने कार्डबोर्ड जो कि इरेगुलर शेप का था हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉमन पॉइंट जो है इनका जी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कपल के बारे में है। कपल जो है वो दो फोर्सेस होती हैं जो कि अनलाइक होती हैं, मतलब सिमिलर फोर्सेस नहीं होती, एक दूसरे के अपोजिट होती वो पैरेलल हैं, लेकिन वो सेम मैग्नीट्यूड भी होती है उनकी, लेकिन सेम डायरेक्शन नहीं होती और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वो भी सेम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो जो आप हिला रहे होते हैं इसका,
तो आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप फोर्सेस लगा रहे होते हैं। सपोज एक एक पे आप पुश कर रहे होते हो, एक पे आप पुल कर रहे होते हो। एक पे फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक पे फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो सेम नहीं है। दोनों फोर्सेस जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट लाइंस पे एक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों फोर्सेस मिल के क्या करेंगे, स्टीयरिंग को घुमाएंगी, रोटेट करवाएंगी, तो हैंडल जो है वो घूमेगा, और इस तरीके से हम जो है इजीली टर्न कर सकते हैं गाड़ी को। ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल जो है, इसमें डबल आर्म वाला स्पैनर जो होता है, इस स्पैनर आपको पहिए को, व्हील को खोलने के लिए जो स्पैनर यूज़ हो रहा है ये डबल आर्म वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप जब उसको घुमाएंगे तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लग रही है। एक पॉइंट ए पे फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक पॉइंट बी पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों फोर्सेज जो है मिलके जो है वो एक कपल प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। ठीक है। और ये दोनों फोर्सेज जो हैं एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन ये अपोजिट हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम नहीं है। तो दोनों फोर्सेज जो मिलकर इस स्पैनर के अंदर टार्क प्रोड्यूस करेंगी। ये जो टार्क है ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, टोटल टार्क जो है फोर्स एफ जो है पॉइंट ए वाली वो भी टार्क पैदा करेगी, जो दूसरी फोर्स है पॉइंट बी वाली वो भी टार्क पैदा करेगी। टोटल टार्क जो है हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जो फोर्स है पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है उसका जो टार्क होगा एफ मल्टीप्लाई ओ ए होगा। ओ ए जो है वो एफ का मोमेंट आर्म है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर जो फिक्स पॉइंट ओ है उस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म वो ओ ए होगा। तो इसका जो टार्क होगा एफ मल्टीप्लाई ओ ए। ठीक है। और जो सेकंड फोर्स है जो पॉइंट बी पे एक्ट कर रही है, इसका जो टार्क होगा वो एफ मल्टीप्लाई ओ बी। तो हमने इन दोनों टार्क्स को ऐड करना है, एफ मल्टीप्लाई ओ ए प्लस एफ मल्टीप्लाई ओ बी। क्योंकि फोर्स जो है इसमें कॉमन है, एफ को हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो है ओ ए और ओ बी जो है वो ऐड होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ ए की जो लेंथ है और जो ओ बी की लेंथ है, टोटल लेंथ जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस रॉड की टोटल लेंथ ए बी के इक्वल होगा। तो ये एफ मल्टीप्लाई ए बी हो गया। ये जो है इसका टोटल जो है दोनों मोमेंट आर्म्स का हमने सम लिया है। तो ये जो है दोनों टास्क का सम हो गया। टास्क ऑफ द कपल जो है ऐसे हम बोलेंगे। तो ये जो है एक इसमें एक फोर्स एफ है, दो फोर्सेस यूज़ हो रही हैं, तो उनमें से एक हमने फोर्स एफ लेनी है, और साथ हमने जो भी मोमेंट आर्म है मतलब एफ जिन पॉइंट्स पे ये फोर्सेस जो है हम एक्ट कर रही हैं उनके दरमियान में हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टोटल वो लेना है। तो ये एफ मल्टीप्लाई ए बी ये जो है टास्क ऑफ द कपल जो है आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने ये टास्क जो है फाइंड किया। ठीक है। तो ये जो मोमेंट आर्म जो है वो इन दोनों फोर्सेस के पॉइंट्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उनको भी आप अच्छी तरह समझें, को बार बार बुक से पढ़ें, गौर करें इस पर, ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट या क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके जो है नॉलेज के लिए मैं इतनी अच्छी वीडियो जो है बना के अपलोड कर रही हूँ, आपको सेंड कर रही हूँ, ताकि जैसे ही देखो नेक्स्ट वीडियो आए तो आप फ़ौरन से आपको रिसीव हो जाए। और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको फ़ौरन से जो है नोटिफिकेशन वो मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो उससे फ़ायदा उठाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।